जी चुके हैं बहुत जिंदगी के लिए, अब जिएंगे जरा आदमी के लिए। फर्क अपने पराये में करना नहीं, मौत आए तो मरने से डरना नहीं। जी चुके हैं बहुत जिंदगी के लिए, अब जिएंगे जरा आदमी के लिए। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया 1985 में एडमिशन लिया था। हाँ, छोटे जो एनिमल छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे, उनको क्या खिलाया जाए कि उनकी फूड वैल्यू बढ़े। जो आपका बचपना था वो कैसा था, वेल टू डू था या किसकी खेती कितनी? हाँ। उस जमाने में मेरे पास 300 बीघे जमीन थी। कुर्ला शिव सृष्टि का जो स्वामी विवेकानंद स्कूल है, मैं आपको वहाँ पे फोकस करता हूँ। वहाँ का कोई सबसे बढ़िया स्टूडेंट आपको याद है जिसको आप बोल सकते हैं कि यार ये जो लड़के, नाम ले सकते हैं? राकेश सिंह उस समय मोदी सन्स मेटल में सीईओ थे। हाँ, ओके। और बाद में उन्होंने महिंद्रा सोलराइज के सीईओ थे। अभी उन्होंने फिर सर्विस चेंज किया, कहीं डायरेक्टर्स कम सीईओ एंड और बड़ी पोस्ट पे हैं, तो उनको मैंने चीफ गेस्ट बनाया। आपके कुछ नियम थे, कुछ एथिक्स थे जो आपको ऐसा लगता है कि भाई ये नियमों के बाहर मेरे को नहीं जाना एज ए टीचर? यस। क्या क्या थे उसके बारे में बताइए। कहा गया है टीचर इज सेकंड मदर ऑफ चाइल्ड। अगर आप घोड़े को इतना प्यासा बना दीजिए तब उस आपको पानी रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पानी खोज के अपने आप पी लेगा। वैसे बच्चे हैं। सबसे लास्ट आपका बायोलॉजी का जो चैप्टर था उसमें है ना, मेन और वुमेन के शारीरिक अंगों के बारे में जो है, हाँ, आप ज्ञान देते थे। बहुत क्यूरियोसिटी होती थी बच्चों में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये चैप्टर कब आएगा? बहुत सारे बच्चे जो है उसमें और जिस टीचर का कैरेक्टर अच्छा है, और आप जो भी पूछोगे वो खोल के बोल सकता है। जिसका चरित्र उतना ऊंचा नहीं है वो नहीं बोल सकता। सर, आपको कोई ऐसा मोमेंट याद आता है जो आप बोल सकते हैं कि मेरे शिक्षक के दौरान का मोमेंट जो है ये सबसे बढ़िया मोमेंट है, एंड आप वो डिस्कस करना चाहूंगी? उस साल हमको इतनी खुशी लगी, जैसे मैं खुशी के मारे जोम उठा कि मेरा स्टूडेंट जो है पूरे कॉलेज में फर्स्ट आया। क्या बात। एक लड़की थी, प्रीति करके थी, रोज लेट आती थी। एक दिन पता नहीं मेरे क्या गुस्सा लगा, मैंने उसको बाहर निकाल लिया और निकालते समय उसकी पीठ पे एक थप्पड़ जोर से मार दिया। बाद में टेल द नेम ऑफ 50 फिशेस। अब 50 फिश का नाम जोड़ाना जो है इतना आसान, तो 15-20 जोड़ाए, कुछ रुक गए, बोले अरे क्या मस्ती किया, कुछ आता नहीं तुमको। तो मेरे करियर में पहला मिस किया मैं, जो इतनी बड़ी पोस्ट जो है मेरी, इंटरव्यू छूट गया। कोई आपका लाइफ का डाउन मोमेंट आप शेयर करना चाहोगे हमारे साथ कि थिंग्स आर नॉट हैपनिंग गुड विद यू? मेरे लाइफ का सबसे दुखद जो दिन था वो मेरे लड़के की डेथ थी। यहाँ से आगे सर अब आपका क्या विजन है, क्या मिशन है, आप क्या करना चाहते हैं? लेकिन जो आदमी पेट्रोल पंप पे जब सर्विस करता था उस समय भी वो बड़ा सपना देखता था कि हमको पेट्रोल पंप नहीं रहना है, हमको पेट्रोलियम इंडस्ट्री खड़ा करना है। बच्चों को कोशिश करना चाहिए, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, न जाने किस मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। सर, मैंने ये एपिसोड की शुरुआत की है शिक्षक की आत्मकथा। जितने भी हमारे टीचर्स हैं उनकी जीवनी जो है बहुत सारे बच्चों के सामने रखने का प्रयास है, जो आप लोगों के स्टूडेंट्स हैं। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा सर, मैं 1999 के बैच में आपके साथ था 11वीं में। आपको तो याद नहीं होगा मेरा चेहरा? थोड़ा याद है, पूरा तो नहीं है सर, देखने से मालूम पड़ा है। आप पढ़ाते हो। नहीं, और मैं पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं था। नहीं I was not at all a good child। कोई जरूरी नहीं है कि अच्छे बच्चे ही आगे जाते हैं, उसको भी। मैं आपको बोलूं सर, 1999 में मेरे को याद है, जो मेरी क्लास है वो मैं देख सकता हूँ, आपको सामने खड़ा देख सकता हूँ, और 5 रोज थे। पहला 2 रोज लड़कियों का था, आगे के 3 रो जो है वो लड़कों के थे। और जो लड़कियों के बाद का जो पहला रो था उसके लास्ट बेंच में मैं बैठता था। मेरे बाजू में एक लड़का था प्रदीप पाल करके, और मेरे आगे 2 जन थे। प्रदीप पाल शायद कोपर खराने में ही रहता है आपके बैच का? नहीं सर, वो रहा नहीं है। अच्छा, वो आप उसको जानते नहीं है, उसका डेथ हो गया शायद, ऐसा सुनने में आया। और मेरे आगे जो है एक रामयतन यादव और सचिन सिंह नाम के, हम 4 लड़के बैठते थे। हम बहुत घनिष्ठ दोस्त थे, और हमारा नाम किसी सर ने रख दिया चैन नगर की 4 बेकार। कुछ पढ़ाई नहीं करते थे, सिर्फ मस्ती करते थे। तो आपकी लिस्ट से तो बहुत दूर है, क्योंकि आप तो जो है वो जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं उन लोगों से ज्यादा संपर्क में रहते थे। नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं उसको अब नहीं मानता। अच्छा, हर बच्चों का अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है। correct। शायद हम लोग जो है
आपकी पर्सनालिटी को नहीं पहचान पाए उस समय। पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। करेक्ट। आपका डायरेक्शन कहाँ था, उस डायरेक्शन में शायद हम पहचानते तो और आगे आप जा सकते थे। करेक्ट। और आपने उसके लिए इतना प्रयास किया होगा, तब आप आज इस सीमा तक आप पहुँचे हुए हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि सर्टिफिकेट ही बहुत अच्छा होना चाहिए। बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट, किस डायरेक्शन में उसका इंटरेस्ट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर 1999 में आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा सर, हमारे जो जितने भी टीचर्स थे, कॉलेज की बात कर रहा हूँ या स्कूल की भी बात करूँ, उसमें जो सबसे हैंडसम पर्सनालिटी थे वो आप ही थे। आप इस बात को मानते हैं? नहीं, पर्सनालिटी तो अच्छी थी। वो पर्सनालिटी जो है, जहाँ तक अपीयरेंस है, वो भगवान की देन है। सीरियसली बोल रहा हूँ, वो भगवान की देन है, उसको मैं मान सकता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ एज ए टीचर अगर पर्सनालिटी की सराहना हो, वो ज़्यादा वैल्यूबल मेरे लिए। तो सर 1998 में मैं 11वीं में था, 99 में मैं 12वीं में आया। उसके बाद आपके ऑरा से मैं टूट गया, डिग्री कॉलेज में आ गया। उसके बाद तो कभी आपसे मुलाकात हुई नहीं। और उसके बाद में पता भी नहीं चला कि आपका कहाँ पे है, किस तरीके से आपका ये हो रहा है। तो आपका क्या उसके बाद में आपका हायरार्की कैसा चला? मुझे ऐसा सिर्फ इतना पता है कि आप प्रिंसिपल बने थे। 1999 के बाद में आपकी जो जर्नी रही स्कूल में हायरार्की वाइज, उसको थोड़ा बताइए। 99 के बाद जो है जूनियर कॉलेज में आप लोगों को पढ़ाया बायोलॉजी। उसके बाद जो है मैं कोई सुपरवाइज़र और कोई प्रिंसिपल, जहाँ तक कॉलेज का सवाल है, नहीं बना। मैं सीधे जो है मैनेजमेंट ने मुझे प्रिंसिपल बनाया। अच्छा, और कौन से साल की बात है ये? इस साल 2011 में उन्होंने मुझे जो है एज ए प्रिंसिपल डायरेक्ट प्रमोट किया। और इस विश्वास के साथ कि अब आप जो है अपना समय स्कूल को दीजिए, कॉलेज को दीजिए। 1999 से लेकर मैं वही पोस्ट पे रहा। हाँ, मेरा कोई उसमें बायोलॉजी पढ़ाते थे, वही पढ़ाते, एक ही सब्जेक्ट, बाकी बायोलॉजी में आपकी मास्टरी। हाँ, क्योंकि स्कूल में हमारा उतना कांटेक्ट पढ़ाना भी नहीं था। और उस बीच में हालांकि मैं पर्सनल ग्रोथ के लिए बता रहा हूँ, मैंने किताबें लिखा। मेरी किताब सीईटी गाइड जो है पूरे महाराष्ट्र में, यश चंदन। कौन से साल की बात है सर? वही 99 या 2000। तभी आपने किताब लिखी? हाँ, इसलिए कि आप लोग जो है उस समय हिंदी मीडियम में थे। हमने जो किताब लिखा था वो इंग्लिश मीडियम में थी। अच्छा। तो उतना जो है फिर भी बच्चे उसका फायदा उठाए। ये टॉपिक क्या था आपकी किताब का? सीईटी, महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम के लिए तो 4 सब्जेक्ट उसमें थे। यश चांदन कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है। अच्छा, ओके। उसमें मैंने लिखा और उसमें मेरा केवल जूलॉजी वाला पोर्शन था, वो मेरा था। और डॉक्टर एनजी कुर्वे बॉटनी लिखे थे, बाकी ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री के भी लोग थे। तो कुल मिला के 5-6 लोगों ने उस किताब लिखा। और किताब जब तक सिलेबस नहीं बदला वो नंबर 1 चली पूरे महाराष्ट्र में। और बोर्ड का भी मैंने बहुत सारा काम किया उस बीच में, जिसको आप कह सकते हैं कि आपको प्राउड फील होगा कि हमारे सर पे पेपर बनाना और साथ साथ जो है ट्रांसलेशन करना। बहुत सारा काम मैंने उस समय जो है बोर्ड का ऐसे काम किया जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। सिलेबस कमेटी में, ट्रांसलेशन कमेटी में, सेटिंग कमेटी में बहुत सारा काम किया मैंने। लेकिन यह है कि एज ए प्रिंसिपल मैं 2011 में, मेरी पोस्ट जो बदली 2011 में। अब एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते थे सर, बायोलॉजी? आपने बायोलॉजी में कुछ गहरी अध्ययन किया था, पढ़ाई की थी, या कैसे थे आप? नहीं, बायोलॉजी हमारा जो हम लोग बीएससी में 3 सब्जेक्ट रहता था, फिजिक्स केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री। उसके बाद हमने जूलॉजी में एमएससी किया, तो हमारा सब्जेक्ट जो है जूलॉजी हो गया। अब जूलॉजी में हमने स्पेशलाइजेशन किया फिशरीज बायोलॉजी में। और बॉम्बे यूनिवर्सिटी जब मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया तो फिशरी में आपने पीएचडी में एडमिशन? हमने एडमिशन उस समय लिया 85 में लिया था। 85 में 1985 में एडमिशन लिया था? हाँ, तो आप 99 पूछे, लेकिन आप करियर के लिए इसलिए बताना पड़ रहा है। इसके बाद 89 में मैंने सबमिट किया और मेरा वाइवा हो गया। पीएचडी आपने कौन से सब्जेक्ट में किया था? वही बता रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट था मास कल्चरिंग ऑफ जू प्लैंकटन एंड देयर फूड वैल्यू। मतलब जो फिश, आपको नहीं समझ पाएंगे इसको, मैं समझा रहा हूँ। फिश जब कल्चर करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट उनका जो है छोटे छोटे बच्चे जो आप खरीद के लाते हैं फिश के, हाँ फिश के, जो आप डालते हैं पॉन्ड्स में, मिक्स फार्मिंग, तो उनको क्या खिलाया जाए कि वो जो है उनका ग्रोथ अच्छा हो। अच्छा, हाँ, उन बच्चों को उनकी मार्टेलिटी रेट डिक्लाइन हो। और कौन सा फूड उस छोटे जो एनिमल छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे, उनको क्या खिलाया जाए कि उनकी फूड वैल्यू बढ़े। इस पर मैंने काम किया। जैसे बहुत सारा चीज़ उनको खिला के देखा, उनका प्रोटीन का फ्लक्चुएशन कितना है, अमीनो एसिड्स कितने बन रहे हैं, फैट वैल्यू उनकी कितना है, तो मिनरल्स उसमें कौन से डेवलप हो रहे हैं। तो हमने जो उसके लिए हमारे 2 एनिमल थे, उसमें से एक को हमने जो है उसमें सेलेक्ट किया था, मोयना मैक्रोरा,
उसके खिलाने से जो है ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और मावना मैक्यूरा को ग्राउंड नट ऑयल केक का मिक्सर फूड बनाते थे, इसको खिलाने से उसमें प्रोटीन वैल्यू ये सब बहुत अच्छी डेवलप होती है। तो इसके ऊपर हमने पीएचडी किया। तो मेरा सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी ही हो गया। ओके। बायोलॉजी में खास करके जो है जूलॉजी हो गया, जूलॉजी में खास करके फिशरी बायोलॉजी हो गया। तो सर आपने 1985 में पीएचडी कर लिया? नहीं, एडमिशन लिया 89 में कंप्लीट किया, और बीइंग सर्विस मैंने कंप्लीट किया। इसके बाद कोई बीइंग सर्विस आपने कंप्लीट किया, बहुत बढ़िया। और आपने एमएससी किया, आपने किताबें वो सब तो खैर ठीक है, पहले ही कर चुके थे। पहले ही कर चुके थे। किताब जो है 2001 के बाद लिखा, और जब तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ तब तक मैंने मेरी किताब जो है बहुत अच्छी चली, बहुत अच्छी सेलिंग थी। उससे हमको 2 से 3 लाख साल की रॉयल्टी मिलती रही। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर। आपने कब शुरू किया था पढ़ाना? आपने कब शुरू किया था, कौन से साल में पढ़ाना शुरू किया था? आप टीचर कब बने थे? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। एमएससी मैंने किया। कौन से साल में? 1979 में ही। 79 में एमएससी? हाँ, 78 की डिग्री थी। वो उस समय जेपी मूवमेंट चल रहा था, सेशन 1 साल लेट था। 79 मैंने पूरा किया और तुरंत मैंने बीएचयू में एडमिशन ले लिया पीएचडी के लिए। ओके। डॉक्टर टीपी सिंह अंडर, वही जो हमारा वाइवा लेने आए थे। लेकिन उसी समय हमारे एक पड़ोसी थे, वो हमारे यहाँ हॉस्टल में आए, बनारस में रुके, और वो हमको जो है बम्बई के लिए कन्विंस कर लिए। मैं वहीं से छोड़ के, हमारा दुर्भाग्य वहीं से शुरू हो गया। अच्छा। मैं बम्बई आ गया। अच्छा, और दुर्भाग्य इसलिए मैं कहता हूँ कि पीएचडी वहाँ अगर डॉक्टर टीपी सिंह अंडर में होता था, आज मेरा करियर कहाँ से कहाँ रहता। अच्छा। हाँ, उनके अंडर निकलने का मतलब है कि यूनिवर्सिटी ये सब में तुरंत अपॉइंटमेंट। और दुर्भाग्य क्यों मैंने ऐसा स्वीकार किया वो आपको बताऊँ। मैं बीएससी में था तो मेरी शादी हो गई। एमएससी करते करते 2 बेटियां हो गई। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता था कि अब कितना समय तक जो है परिवार के ऊपर मतलब खर्चा लेंगे। हालांकि हमारे यहाँ खर्च की कोई कमी नहीं थी, पिताजी भी ग्राम विकास अधिकारी थे। अच्छा। लेकिन मेरे ऐसा मन में आया कि सर्विस करना चाहिए, और मैं चला आया। अच्छा। अब उसको सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए। 79 में आप? हाँ, बम्बई शहर है। कहाँ पे आपको, क्योंकि अपना स्वामी विवेकानंद स्कूल तो ये बना मेरे ख्याल से 97 में कुछ ऐसा? नहीं, जूनियर कॉलेज उसका बहुत पुराना है। हाई स्कूल 65 का है। अच्छा। जूनियर कॉलेज, हाँ हाँ, शुरू से ही। तो वहीं पे आप लगे? हाँ, वहीं पहली सर्विस, वहीं अपॉइंटमेंट, और वहीं जो है रिटायर हो गए। अच्छा। हाँ, वहीं जहाँ शुरू किए टॉप पे पहुँच वहीं रिटायर हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 79 में 79 में आया, आपका करियर शुरू हुआ? आते ही यहाँ करियर की शुरुआत हुई। और बम्बई शहर था, अच्छा लगा आने पे, क्योंकि बम्बई शहर तो बम्बई रहते थे। रहने की बड़ी समस्या रही। 3-4 साल जो है इधर उधर, कभी कस्टम एक्साइज, कभी वो मिसेस को भी लाया। पैसे बहुत कम मिलते थे। पूरा खर्चा चलता नहीं था। 250-300 किराए में चले गए तो 400-500 बचते थे, उसमें बड़े मुश्किल से चलते थे। फिर जो है मैंने कोशिश करके 1982 में रूम लिया चेंबूर में, एक साल में। और उस रूम को लेने के बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी। अच्छा। हाँ, वहाँ मुझे सराउंडिंग या कहिए क्लाइमेट शायद सूट नहीं किया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं पीएचडी करूँगा। ओके। मैं फिर 83 से गाइड खोजना चालू किया। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में गाइड मिलना इतना आसान काम नहीं था, और ख़ास करके जो यूपी से पढ़ के आए हैं उनको तो बहुत कम लोग खड़े हो करते थे। एक कंडीशन थी, और सारे गाइड जो है यूपी नाम से, जैसे उनको लगता ही नहीं था कि ये भी कर सकता है। इसके बाद खोजते खोजते मुझे डॉक्टर भागवत मिल गए। उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया, डॉक्टर सिरगुर ने मुझे पूरा कराया। प्रोफेसर नारायण हेड थे कोकण कृषि विद्यापीठ। और सर्विस में रहते हुए मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। जैसे उस समय ट्यूशन में कुछ करता नहीं था, कोई अतिरिक्त काम नहीं था। सुबह जो है 7 से 11:30 बजे तक वहाँ लैब में काम करना, फिर लैब से निकलना, 12-1 ट्रेन पकड़ना, भाग के कुर्ला आना, फिर रिक्शा लेना, कॉलेज अटेंड करना। शाम को जैसे ही कॉलेज छूटता था तुरंत झुंझुनवाला कॉलेज पहुंचना, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन झुंझुनवाला कॉलेज से था। घाटकोपर डॉक्टर भागवत, उनसे पूरा डिस्कस करना। और वहाँ वैज्ञानिक गोष्ठी कह लीजिए, वहाँ सारे पूरे बम्बई के जितने बायोलॉजिस्ट थे सब वहीं आके बैठते थे। चाहे डॉक्टर भट्टाचार्य हों, चाहे डॉक्टर करमरकर हों, तो सब वहाँ उनके साथ मैं पला बढ़ा। और भगवान की कृपा से पीएचडी करते करते मेरे 3 से 4 पेपर इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हो चुके थे। अच्छा, ओके। वो शायद विवेकानंद में भी बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। वैसे सर आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ का है? बॉर्न एंड ब्रॉट अप मैंने जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक गांव है महाराजगंज के पास, गोपालापुर, वहाँ मैं पैदा हुआ। वहाँ पैदा होने के बाद मेरी स्कूली शिक्षा 12वीं तक अच्छा गांव के पास का एक बहुत अच्छा कॉलेज था, जय हिंद इंटर कॉलेज, ओके, जिसके पढ़े हुए बहुत सारे क्लासमेट यहीं हमारे कमिश्नर ये सब बन के रिटायर किए।
तो वहाँ से हमने 12वीं पास किया। 12वीं में मेरी पूरे कॉलेज में सेकंड पोजीशन थी। फिर बीएससी में गया, वहाँ मैंने टीडी कॉलेज में लिया, जो उस समय इंडिया, आपने साइंस से किया था? हाँ साइंस। इसके बाद बीएससी में एडमिशन लिया। पढ़ने में आप बहुत होशियार थे? बहुत होशियार तो नहीं कह सकते, पूरे कॉलेज में नंबर 2 पे आए। हाँ, पूरे कॉलेज नंबर 2, डेफिनेटली आप नंबर 2। होशियारी। एक लड़का फर्स्ट क्लास था, 302 नंबर पाया था, और मैं 290 नंबर पाया था, दूसरा नंबर। तो ज्यादा दूर नहीं थे, हाँ, नजदीक बस में थे एकदम। हाँ, वो मैथमेटिक्स था और मैं बायोलॉजी का था, मैं उसका फर्स्ट क्लास आया था। इसके बाद टीडी कॉलेज में गए, वहाँ से बीएससी फर्स्ट डिवीजन पास किए। बहुत बढ़िया। और टीडी कॉलेज भी उस समय इंडिया के टॉप 5 कॉलेज में था। आज भी उसका नाम है, ऐसा नहीं। तो वहाँ से बीएससी किया। इसके बाद मैं कोचिंग करने चला गया इलाहाबाद, मेडिकल, क्योंकि हमारी ख्वाहिश थी डॉक्टर बनना। वहाँ 6 महीने कोचिंग किया, 10 नंबर से फिर सिलेक्शन रह गया। फिर मेरी गलती देखिए, मैं वहाँ रुका नहीं, फिर से मैंने एमएससी ज्वाइन कर लिया। गोरखपुर में अप्लाई किया यूनिवर्सिटी में, बोला आपका 1 साल गैप है, आपका एडमिशन नहीं होगा, कंसिडर नहीं करेंगे। फिर टीडी कॉलेज में आए, वहाँ तो तुरंत एडमिशन हुआ। और उस साल हमारे एमएससी फाइनल में 10 स्टूडेंट पूरे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास आए थे। 9 गोरखपुर यूनिवर्सिटी प्रॉपर के थे, कॉलेज से केवल एक अकेला मैं था, और फर्स्ट क्लास फर्स्ट वहाँ से पास हुए। इसके बाद जो है, अब डॉक्टर बनना चाहते थे? हाँ, डॉक्टर बनना चाहते थे, संजोग ऐसा था नहीं बन सके। क्योंकि मार्क्स आपके थोड़े थोड़ा कम आए। लेकिन बाद में जब मैं वो नहीं किया, वही मैंने कहा, फिर से गलती किया मैंने। 1 साल जो हमारे साथ वाले रुक गए, सब दूसरे साल सब सेलेक्ट हो गए। इसके बाद पिताजी चाहते थे कि डोनेशन देख करा दें, लेकिन हमको नहीं पसंद था, तो मैं उसमें नहीं गया, एमएससी किया। और यहाँ आने के बाद मेरे मन में ज़रूर था कि मैं डॉक्टर तो नहीं बना, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत सारे लोगों को डॉक्टर बना सकूं। तो एक कहने में मुझे बड़ा फ़ख्र फील हो रहा है कि थाना डिस्ट्रिक्ट में, खास करके शहर और कल्याण से अमरनाथ है, सब तक मैं जोड़ूं तो कम से कम 400 स्टूडेंट हमारे डॉक्टर एमबीबीएस बने होंगे मेरे गाइडेंस के अंदर। क्या बात। इंजीनियर्स तो अनगिनत, मतलब उसमें मेरा उतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, लेकिन डॉक्टर तो मैंने, कोई ऐसा साल नहीं था कि 20-25 बच्चे नहीं निकले कंटिन्यूस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके जो शुरुआती जो दिन थे, जो आपका बचपना था, वो कैसा था? वेल टू डू था या नहीं? मेरा बचपना ऐसा था उस समय, जब मेरा बचपना था, तो उस समय मापदंड जो बड़े लोगों का था, वो ये नहीं था कि कितने लोग पढ़े हैं, कितने क्या हैं, किसकी खेती कितनी है। उस जमाने में मेरे पास 300 बीघे जमीन थी। अच्छा। तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट के बड़े किसानों में हमारे परिवार की गणना रहती थी। और सर्विस तो पिताजी करते ही थे। तो आप कह लीजिए कोई हमको, और हमारे भाई, पिताजी 5 भाई थे। अच्छा। 5 भाइयों में पहला बड़ा लड़का था। अच्छा। तो मेरा सबके द्वारा मुझे बहुत प्यार मिला है। और आज भी मैं जाता हूँ, सब अलग अलग सबके मकान हैं, लेकिन मैं अभी भी सबको मान के चलता हूँ कि हमारे जैसे पहले हम एक थे, वैसे आज भी जाते हैं। हाँ, आज भी सबके लिए स्वीट्स ले जाना, सबको एक दिन इकट्ठा करना, उनको खाना खिलाना, वो मेरा आज भी चलता है। बहुत बढ़िया। आपने बोला कि आपका जो पहला जॉब जहाँ पे आपने किया, उसी से आप रिटायर भी हुए, वहीं से आप रिटायर हुए। मेरा एक्चुअली पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि सर, पढ़ाई खत्म होने के बाद मैंने कहीं एक जगह पे मेरा दिल नहीं लगा। एक काम कर रहा हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता था मैं दूसरा काम करूँ, तीसरा करूँ, चौथा करूँ। मैंने हर तरह का एक्सपेरिमेंट किया, मेरे को एक जगह पे मजा नहीं आता है। आप कैसे इतने साल तक, मतलब एक जगह से? मैं आपको इसको, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो क्वेश्चन किया। इस पर मैं विचार पहले भी किया हूँ। हम लोग एक जॉब में इतना दिन रह गए, उसका एक सबसे बड़ा मेजर कारण, जैसे आप जिस ऑफिस में काम किए, आपके जो कोलीज हैं, 2 एक नए आए, 2 पुराने गए, मोर और लेस वही रहते हैं। किसी जैसे बैंक में कोई आदमी काम कर रहा है, मोर और लेस वही रहते हैं, जो आ जाते हैं 4 साल 5 साल रहते हैं, फिर कभी एक आध का ट्रांसफर हो गया। लेकिन हमारा जो संबंध है वो केवल आप देखो तो बच्चों से रहता है। और वो बच्चे हर साल नई बैच आती रहती है, बदलते रहते हैं। हमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम एक ही जगह काम करते हैं, हमारे बच्चे बदलते रहते हैं और हम नए बच्चे मिलते रहते हैं। और हम लोग वैसे भी चाइल्डिश नेचर हम लोगों को ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। आज भी पर्सनालिटी आप देखोगे, हम लोग चाइल्डिश नेचर हमारे अंदर ज़्यादा दिखेगा। इसलिए दिखेगा कि हम उनके ही बीच पूरे 35 वर्ष बिताए हैं। और बोर इसलिए नहीं लगा को बदलते रहते हैं। आज आप आए, हर साल एक नया प्रोजेक्ट, हाँ, हर साल नया बच्चे आते हैं और उससे हमको नयापन फील होता है। लेकिन पढ़ाना वही है, उसमें इम्प्रूवमेंट होता रहता है और अच्छा हम करने की हर समय कोशिश करते थे। हमने कभी भी, आपको आश्चर्य लगेगा, इतना सब किताब लिखा सब, लेकिन फिर भी मैं क्लास में जाने से पहले मेरी आदत थी, बायोलॉजी लैब में सब चीज़ व्यवस्था थी, एक बार बिना पन्ना ऐसे पलटे मैं कभी क्लास में नहीं गया। अच्छा। मेरी आदत थी। और
चाहे जो भी रहे, हाँ। एक बार हम देख के ही जाते थे। हम्म। और वो आदत मुझे लगता है मुझे बहुत परफेक्ट टीचर बनने में बहुत मदद किया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत मदद किया है। आप जो है स्वामी विवेकानंद, मैं आपको पूरा ना फोकस उधर ही करना चाहता हूँ। वैसे तो आपने बहुत कुछ किया अपनी लाइफ में, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। मैं तो हैरान हूँ सर कि मेरे जो लेवल के जो स्टूडेंट थे, हम लोग तो 2000 में ये सोचते थे कि ग्रेजुएशन कर ले, वो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, ग्रेजुएशन कर ले। आप तो उससे पहले ही पीएचडी करके बैठे हुए हैं। सही मतलब आपकी सोच हमसे कितनी आगे है। नहीं, बहुत सही। जस्ट इमेजिन कि आपने कितना कुछ किया है। मैं आपको फोकस करता हूँ सिर्फ वो जो स्वामी विवेकानंद स्कूल है ना, कुर्ला सिर्फ सृष्टि का जो स्वामी विवेकानंद स्कूल है, मैं आपको वहां पे फोकस करता हूँ। वहां का कोई सबसे बढ़िया स्टूडेंट आपको याद है जिसको आप बोल सकते हैं कि यार ये जो लड़के, नाम ले सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मैं प्रिंसिपल जैसे ही बना, एनुअल प्रोग्राम आया, मुझे गेस्ट की कमी नहीं रही, मेरा इतना बड़ा सर्कल था। अच्छा। ऐसे लोगों को गेस्ट लाया जो मैनेजमेंट भी कभी कभी उनको सरप्राइज लगता था कि सिंह साहब कहाँ से बुला के लाते हैं। मैंने सबसे पहला डिसाइड किया कि मैं अपने एक किसी स्टूडेंट को आज चीफ गेस्ट बनाऊंगा। अच्छा। तो मैंने सोचा किसको चीफ गेस्ट बनाना था? एनुअल प्रोग्राम था कुर्ला में, हमारे जूनियर कॉलेज हाई स्कूल का एनुअल प्रोग्राम, जैसे जो साल में एक बार होता है। तो मैंने सेलेक्ट किया राकेश सिंह। ओके। राकेश सिंह, हाँ, हमारे यहाँ से पढ़े हुए थे। और अभी भी बैच के स्टूडेंट है? बैच तो मैं एग्जैक्ट हमको याद नहीं है उससे, अंदाजन मेरे हिसाब से होंगे 90s के, 80 नहीं और पहले का, मतलब मेरे से बहुत पहले। हाँ। अरे उसका भाई 79 में मेरा स्टूडेंट था जितेश, तो राकेश रहा होगा 82-81 में। आज उसकी एज करीब 60 के आसपास है। ओके। तो राकेश सिंह उस समय मोदी सन्स मेटल में सीईओ थे। ओके। और बाद में उन्होंने महिंद्रा सोलराइज के सीईओ थे। अभी उन्होंने फिर सर्विस चेंज किया, कहीं डायरेक्टर्स कम सीईओ एंड और बड़ी पोस्ट पे हैं। तो उनको मैंने चीफ गेस्ट बनाया। तो मुझे लगता है अगर कोई हिंदी मीडियम से पढ़ के लड़का किसी टॉप कंपनी महिंद्रा जैसे ग्रुप को अगर गाइड कर रहा है, तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। राकेश सिंह। और संजोग बस हमारी इसी बिल्डिंग, बेस्ट स्टूडेंट। हाँ, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट है, ये था उस समय भी। हाँ, मैथमेटिक्स में ही हैज गॉट हाईएस्ट मार्क इन होल चेंबूर। 10th में उसका हाईएस्ट मार्क था, 12th में बहुत अच्छे मार्क आए थे। और संजोग बस वो हमारे इसी कॉम्प्लेक्स में रहते थे। अभी 1 महीने पहले उन्होंने बहुत बड़ा घर लिया है, वहाँ गए। संजोग बस वो रहने के लिए भी आ गए थे। और उनका भाई जितेश था, वो भी अच्छी पोस्ट से रिटायर किया। और मैं बताता हूँ, एक संदीप तिवारी था जो देश सेवा में है लड़का। अच्छा। वो भी साइंस का स्टूडेंट था। अच्छा। और वो जो मिलिट्री में, हाँ, डिफेंस में है, मुझे लगता है मेजर था, अभी और प्रमोशन पाया होगा। वो तो मेरे बैच का है। हाँ, वो तो मेरे बैच का। हाँ, तो 99 में। हाँ, तो वो तो अपने कुर्ला में था। वो बिल्कुल कुर्ला में था। मैंने एक बार उसको फोन किया, बस सर ने मुझे नंबर दिया। हाँ। तो बोला सर हम इस समय लद्दाख में पोस्टेड हैं। हाँ। आप कभी भी प्लेन से चले आओ और यहाँ घुमाऊंगा, ठहराऊंगा, आपकी सेवा करूंगा। हाँ। तो बताया उसने कि आपने पढ़ाया है मुझे, बराबर पहचाना उसने। मिले उससे लद्दाख में? नहीं मिले नहीं, अभी तक गए नहीं मैं। अच्छा, अब इस समय कहाँ पोस्टेड है, वशिष्ठ सर तुम्हारे जानकारी रखते हैं, उनसे बात करूंगा मैं। और दूसरा हो गया, अब आइए बिजनेस लाइन में। बिजनेस में बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो कुर्ला से, जिसको हम शायद पढ़ाई में भी ठीक थे, वो अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। जैसे नई बम्बई में भी देखो आप, ये सामने 20 फ्लोर की बिल्डिंग आप देख रहे हैं साइड में, ये सूर्य प्रकाश अग्रवाल ने बनाया है, सनी कंस्ट्रक्शन, जो बिजनेस में सक्सेसफुल बिल्डर्स हैं न्यू बॉम्बे में। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। भेरूलाल जैन, सनी कंस्ट्रक्शन वाले आपके स्टूडेंट थे? हाँ, कुर्ला का प्रोडक्ट है वो। अच्छा। हाँ, उसके पिताजी का नाम अभी मुझे याद है, सूरजमल अग्रवाल। बहुत अच्छे थे। हाँ, पढ़ने में अच्छा था वो, मेरे पास मेरे पढ़ने में भी अच्छा था, और बिजनेस किया उसमें भी काफी तरक्की किया। साउंड बाजार वाला लड़का, वो देखिए, वो भी कौन सा अच्छा कंस्ट्रक्शन, उसके बहुत सारे बच्चे आगे गए हैं। भेरूलाल जैन बहुत अच्छा शॉप, मतलब डीलिंग करता है, प्लाई का, ये सब का। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत आगे गए। मैं ना सर आपको देखता था, मेरे को थोड़ा याद आता है कि आप जो है आते थे, पढ़ाते थे, यू आर ऑलवेज बिजी, हमेशा बिजी रहते थे। तो आप जब एज ए टीचर आप अपने आप को देखें, आप क्या एथिक्स, आपके नियम क्या होते थे एज ए टीचर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आप पढ़ते थे, मैं कॉलेज का काम, कुछ अपने पर्सनल भी काम रहते थे, उसको देखना, प्लस जो है बहुत सारी किताबें लिखना। एक दो नहीं, किताबें भी आप देख रहे थे? अरे मेरे पास जो है
रिसर्च पेपर्स भी 4 पब्लिश हैं, उसके लिए भी बहुत सारा काम करना। इसीलिए आप कभी मुझे स्टाफ रूम में कम पाते थे, केवल चाय पीने आते थे। बाकी लैब में बैठ के कुछ न कुछ करते रहते थे। तो बिजी, आप सही कह रहे हैं, व्यस्त बहुत रहे। और शाम को हमारे गाइड जो प्रोफेसर डॉक्टर भागवत थे, वो कहते थे एक बार जरूर हमसे मिल के जाया करो। तो अक्सर जो है उस जब समय मिलता था सैटरडे संडे, तो उनके पास भी डॉक्टर भागवत, डॉक्टर एम भागवत झुनझुनवाला कॉलेज में सर रहे। अच्छा, हाँ, और बहुत बहुत फेमस जूलॉजी के साइंटिस्ट रहे। आपके कुछ नियम थे, कुछ एथिक्स थे जो आपको ऐसा लगता है कि भाई ये नियमों के बाहर मेरे को नहीं जाना है एज ए टीचर? यस। क्या क्या थे उसके बारे में बताइए। खास एथिक्स तो मैं यही कह सकता हूँ कि एज ए टीचर मैं तभी टीचर को सक्सेसफुल मानता हूँ जब वो बच्चों के अंदर एक पढ़ने की जागृति पैदा कर। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली हम साइड ट्रैक, आप ब्लैक बोर्ड आए, पढ़ाई चले गए। कहा गया है टीचर इज सेकंड मदर ऑफ चाइल्ड। करेक्ट। हाँ, मदर फर्स्ट मदर जो है चाइल्ड के लिए 365 दिन काम करती है। और बिना पगार के। और हम लोग टीचर हैं, 365 दिन पेमेंट लेते हैं, काम करते हैं 220 दिन। सेकंड मदर ऑफ चाइल्ड। तो कम से कम जो हमारा एथिक्स यही है कि जिनके लिए हम हैं, जिसको हम मानते हैं बच्चों की वजह से हम हैं, बच्चे हमारी वजह से नहीं हैं। बच्चे हैं तो हम हैं। करेक्ट। तो उन बच्चों के लिए जितना आप अच्छा कर सको, उनके अंदर जितनी आप संवेदना पैदा कर सको, पढ़ाना बहुत ज़रूरी नहीं है। उनको स्वामी विवेकानंद का सबसे बड़ा यही आदर्श था, आप किसी बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। जैसे आप किसी पौधे को बढ़ा नहीं सकते, वैसे आप बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। पौधे को बढ़ाने के लिए आपको खाद और पानी देना है। बच्चे को भी पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसके मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं उसको आप दूर कर दीजिए। और एक बार उसको इच्छा पढ़ने की पैदा हो जाएगी, फिर आपको कुछ नहीं करना है, वो अपने आप पढ़ लेगा। और अगर आप देखें तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है। जैसे कोई घोड़ा है, उसके सामने आप पानी रख दिए, अब घोड़े की इच्छा है पानी पीना चाहेगा पिएगा, नहीं पीना चाहेगा तो नहीं पिएगा। उसको आप मार के नहीं पिला सकते। लेकिन अगर आप घोड़े को इतना प्यासा बना दीजिए, तब आपको पानी रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पानी खोज के अपने आप पी लेगा। वैसे बच्चे हैं, जैसे जैसे इनको आप एक बार रुचि इनकी डेवलप कराने में आप सक्सेसफुल हो गए, हाँ, उनको उनका एम मोटिवेट आप करने में सफल हो गए, यू आर द ओनली सक्सेसफुल टीचर। आज सिचुएशन ऐसी है, हम सेकंड मदर ऑफ चाइल्ड तो बन गए, लेकिन हम बच्चों के लिए आज समय दूसरा है। आज तो खाली एक क्लिक कर दो, सारा नॉलेज, सारा ज्ञान सामने आ जाता है। और आपके 99 और आज की पढ़ाई में बहुत फर्क है। आज बहुत सारे जमीन आसमान का। आज स्मार्ट क्लासरूम हो गए, स्मार्ट बच्चे हो गए। आज टीचरों को ज़्यादा तैयारी के साथ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बच्चे पूछेंगे जो आप शायद आंसर ना कर सको। तो टीचर की जवाबदारी, उसको आप एक्सेप्ट करो। कल आप दूसरे दिन बोलो, हम बताएंगे, लेकिन ये कि उनको गलत जो है उनको ज्ञान मत दो। तो ये मेरा यही खास करके एथिक्स है, जिसके लिए मैंने सेवा दिया, तन मन धन से दिया, कोशिश किया उनको पूरा मिले। आप है ना सर बायोलॉजी पढ़ाते थे और 11वीं में एडमिशन हुआ, हम बच्चों का 11वीं में एडमिशन हुआ, और उसमें जो सबसे लास्ट आपका बायोलॉजी का जो चैप्टर था, उसमें है ना मेन और वुमेन के शारीरिक अंगों के बारे में जो है आप ज्ञान देते थे। बहुत क्यूरियोसिटी होती थी बच्चों में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये चैप्टर कब आएगा। बहुत सारे बच्चे जो है उसमें मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे भी बच्चे रहते थे उसमें, बहुत सारे क्वेश्चंस करते थे अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब उसमें हम आप लोग बड़े बच्चे थे, बहुत छोटे भी नहीं थे। और जिस टीचर का कैरेक्टर अच्छा है, वो आप जो भी पूछोगे वो खोल के बोल सकता है। और जिसका चरित्र उतना ऊंचा नहीं है, वो नहीं बोल सकता। आप सही कह रहे हैं, खोल के बताना पड़ता है कि व्हेन ओवम इज रिलीज्ड, व्हेन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, कब उसका फर्टिलाइजेशन हो सकता है। बहुत सारी चीजें आप बच्चे क्यूरियोसिटी के लिए पूछते थे। एक आध ऐसे बच्चे थे जो पूछते थे। तो आपको भी मतलब कुछ झिझक होती थी? नहीं, कुछ नहीं, हमको कुछ झिझक कुछ नहीं। हम तो बच्चे लोग में शर्म होती है, इच्छा होती है, नहीं, लेकिन शर्म होती है थोड़ी सी। नहीं, आप बच्चों से अगर फ्रेंडली ट्रीटमेंट करोगे तो बच्चे आपसे सकुचाएंगे नहीं।
डिसिप्लिन दोनों तरह की है। आप चाहे तो उनको अच्छे फ्रेंड्स बना के मोटिवेट करके डिसिप्लिन मेंटेन कर लो, या तो कॉर्पोरल पनिशमेंट, लेकिन आजकल ये सब तो सोच भी नहीं सकते, ऐसा समय है। हमारे आपके टाइम पे थोड़ा बहुत चलता भी था, लेकिन अब कहाँ है सब। अब नहीं है, अब तो उनको फ्रेंडली मोटिवेट करके ही आप उनको आगे ले जा सकते हो। करेक्ट। और एथिक्स सही है कि जो काम आपको मिले उसके प्रति आप जवाबदेही लें, जवाबदेही लें मतलब जवाबदारी ज्यादा लीजिए करेक्ट। और उनको आगे बढ़ाइए, क्योंकि उसी से आपका नाम होगा। क्योंकि टीचर्स को है कोई अच्छा खराब, अब आप कहेंगे हाउ आई कैन इवेल्युएट माई सेल्फ एज ए गुड टीचर। आपने तो गुड टीचर की परिभाषा यही कि आपने कितने अच्छे स्टूडेंट को पैदा किया, आपके स्टूडेंट कितने आगे गए, कोई आपसे कहाँ गया, किस जगह है, उससे गुरुओं का मान बढ़ता है। और इसमें मैं अपने को मतलब अभिमान नहीं है, मतलब सक्सेस पाता हूँ। बहुत बढ़िया। आपने बताया कि आपके बेस्ट स्टूडेंट कुछ 2-3 बच्चों के आपने नाम बताया। आपने यही जो इन दोनों तीनों में से ये जो बच्चे हैं, इन्होंने ही सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ की आपके संपर्क में, या इनसे ज्यादा भी ग्रोथ करने वाले कोई बच्चे हैं अब आपके संपर्क में? सर्विस वाइज तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन मैंने अपने कुछ नाम पूछा तो जिसमें उसी को बताया जो किसी कंपनी को हेड कर रहे हैं या किसी ग्रुप को हेड कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर, मुझे कोई ऐसे बच्चे के बारे में बोल सकते हैं, मतलब उसको बुरा नहीं लगेगा बच्चे को, जो सबसे मस्तीखोर बच्चा था, ऐसा कोई बच्चा याद आता है? स्वामी विवेकानंद का ही बताइए। 79 में जब मैंने ज्वाइन किया तो उस समय जो है मेरे पहले भी 2-3 टीचर वहाँ पढ़ाने के लिए आए थे। और उस समय जो है 79 कोई बच्चे ऐसे भी क्लास में थे जो हमसे भी ज्यादा एज के लगते थे। अच्छा। हाँ, ओके। 12 में पढ़ते थे, 17 साल 18 साल नॉर्मल एज होती है। 79 में आपकी एज क्या होगी? 79 हमारी एज 22 साल थी, 23 चालू रहा। तो आई एम वेरी मच यंग। लगभग उस समय के बच्चों, उस समय कुछ बच्चे ऐसे थे, जैसे मैं पहले दिन जब क्लास में गया तो उस दिन की घटना एक मैं आपको बताता हूँ। मैं आने से पहले मेरी मदर की डेथ हो गई थी, मैं सर तो बाल निकाल के आया था। अच्छा, ओके। तो जब मैं पढ़ाने चलता था तो कोई लड़का जो है चाक फेंकता था सर। अच्छा, 79 की बात है ये? 79 की जस्ट पहले दिन। पहले दिन। लेकिन आगे जो कहूंगा वो आपको बुरा न लगे, क्योंकि मैंने पछताता हूं मैं उसको करके। जिसके बाद जो है मैंने उसकी तरफ निगाह रखा, तीसरी बार मुझे लगा कि इस डायरेक्शन से चाक आ रही है। एक लड़की उस समय सामने बैठती थी, स्मिता डालमिया, उसने मुझे इशारों में से दिखा दिया। उसको मैं उठाया, कॉलर पकड़ के लाया गेट पे, तड़ातड़ 4-5 लगा दिया और वो रोने लगा। इसके बाद वो प्रिंसिपल साहब के पास कंप्लेंट भी किया कि सर ने पहले ही दिन मुझे ऐसा मारा। प्रिंसिपल साहब मुझे बुलाया, बोले आपने बहुत अच्छा किया। ये लड़के, इसके पहले भी 2 टीचर आए, उनको इन्होंने पढ़ाने नहीं दिया, मुझे निकालना पड़ा। तो और वो लड़का, अब आगे आपको और सरप्राइज लगेगा, 15, 20, 25 साल के बाद मुझे एक दिन, मैं ट्रेन से आ रहा था, वासी पहुंच ही रहा था, वो आया, मेरा पैर छुआ। अच्छा। जोशी, नाम पूरा भूल गया हूँ, जोशी सरनेम था। जोशी, हाँ। और पैर छुआ, बोला सर आप पहचान नहीं रहे, आपने 79 में मुझे पढ़ाया है। हमने कहा हाँ थोड़ा याद आ रहा है। बोला आपने पहले ही दिन जब पढ़ाए थे, मैं आपके सर पे चाक फेंका था, आपने मुझे बहुत मारा था। और उसी दिन से मेरी बदमाशी भूल गई। आज मैं BMS डॉक्टर हूँ और न्यू बॉम्बे में कहीं बताया प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं एक अच्छी जिंदगी मतलब मेरी बीत रही है, अच्छा मेरा लाइफ है, अच्छा जीवन है। लेकिन मुझे जो है गिल्टी कॉन्शियस लगा कि हाँ मैंने गलत किया था, मेरा भी बचपना ही था, नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा फील। तो ऑलमोस्ट आपकी एज का था वो? 1-2 साल का फर्क होगा, 2 साल 3 साल। 1-2 साल के। और मस्ती वाली बात आपने पूछा, नाम लेना वैसे बच्चों का शायद ठीक नहीं है। नहीं, उसको बुरा नहीं लगेगा, जैसे आपने बोला उसको भी याद आ जाएगा, अरे मैंने ये मस्ती की थी। एक लड़का था नरेंद्र सिंह। कौन से साल की बात है? 79 की बात आपको बता रहा हूँ। उस समय बड़े बड़े बच्चे रहते थे। वो प्रताप नारायण सिंह चेंबूर के बड़े प्रसिद्ध आदमी थे उस जमाने में, उनका लड़का था। उसको जब जाओ तो हंसता रहता था। अच्छा। उसके मुंह पे मारो चाटा तो और हंसता था। अच्छा। और हंसता था। तो मैंने समझा कि ये मारने होने से कोई फर्क इसको नहीं पड़ने वाला है। एक दिन पता किया तो पता चला वो अजीज बाग में रहते हैं, इनका बड़ा भारी तबेला है, बिजनेस है। अच्छा। मैं उसके घर गया। अजीज बाग में? और चेंबूर में। उस प्रताप नारायण सिंह मिला। हाँ, अभी भी है।
अभी भी है तो? हाँ हाँ, बड़े लोग हैं, अभी भी बड़े लोग हैं, लेकिन पढ़ाई तो नहीं उतनी है। हाँ। इसके बाद पिताजी से मिला और वो बुलाए, उसको बहुत डांटा, और डांटने के बाद जो है बोले इसको आप मारेंगे नहीं, इसको समझाएंगे, मार के मैं देख लिया कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ। फिर उसको मैं समझाते और आज भी वो हमारे यहाँ आता है। अच्छा। शादी ब्याह में बुलाता है। हाँ। मैं उसके यहाँ जाता हूँ और उतने ही प्यार करता है, और पास हो गया। हाँ। उस समय ऐसा लगता नहीं था कि पास होगा। तो ऐसे कुछ बच्चे थे शरारती, बहुत सारा नाम है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का नाम नहीं भूलता है जल्दी से। ऐसा अच्छे और शरारती दो ही बच्चे याद रहते हैं। करेक्ट। या तो बहुत अच्छे या तो बहुत शरारती। मैं आपको याद नहीं हूँ सर, मैं तो बहुत शरारती था। मेरा तो नाम पड़ गया था चैन नगर के 4 बेकार। अच्छा। आपको कोई ऐसा मोमेंट याद आता है सर पास्ट में, आपको ऐसा लगे कि अगर मैं बोलूँ आपको कि आप पढ़ा रहे हैं 11वीं 12वीं क्लास में बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, और आपको अभी जो है वहाँ पे पास्ट में जाने का मौका मिले, और वहाँ पे जो AK सिंह पढ़ा रहे हैं अभी, उनको कुछ सलाह देने के लिए कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, क्या सलाह देना चाहोगे आप? अपने आप को मैं यही सलाह देना चाहूँगा, बच्चों को जितना प्यार से डिसिप्लिन मेंटेन की जा सकती है उतना कभी भी डांट के नहीं की जा सकती। उनके ऊपर जो है शासन जो है, मतलब कोई डिसिप्लिन जैसे थोप दें, जैसे रबड़ का कोई बाल है, आप दबा दिए, दब गया, आप प्रेशर दिए हैं, दबा रहेगा। जैसे आप हाथ हटाएंगे वो बाल अपनी यूजुअल पोजीशन में आ जाएगा। तो बच्चों को मेरे हिसाब से अब समय बदल गया है, या उस समय भी समझाना ज़्यादा चाहिए, मोटिवेट ज़्यादा करना चाहिए। हम लोग उस समय जब आए थे तो पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान देते थे, मोटिवेशन पे कम देते थे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो खुद भी जैसे आप एक एग्जाम्पल आप लीजिए, उनको प्रैक्टिस कराओगे, उनको मोटिवेट करोगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत कोई पढ़ ले, आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं, इतना ध्यान ही होगा, तो उसको पढ़ के किसी को तैरना नहीं आता। करेक्ट। आप पढ़ लो, चले जाओ तालाब में कूद पड़ो, आप मर जाओगे, आप तैर नहीं पाओगे। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, और तैरने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है कि भाई जाओ तालाब में प्रैक्टिस करो। तो ऐसे बच्चे हैं, इनको जो है जितना आप प्रैक्टिस कराओगे, जितना मोटिवेट करोगे, कंसेप्ट तो आप जब तक आपका क्लियर नहीं रहेगा, बच्चे आपको सम्मान नहीं देंगे। Absolutely. अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप बच्चों के लिए सोचेंगे, बच्चों के लिए आप उनको डांटेंगे, उनको कुछ भी करोगे वो बर्दाश्त करेंगे। और पता चला आप खाली जो है उनको डांट ही रहे हो, कर रहे हो, आप कुछ दे नहीं रहे, तो वो कभी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। बच्चे कभी भी अच्छे टीचर की ही रिस्पेक्ट करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, जो उनके जीवन में कुछ बदलाव ला सके। आपको है ना सर, याद नहीं होगा, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। मैंने बताया आपको, आपकी क्लास में ना 4 बच्चे सबसे ज्यादा बदमाश थे। तो लेकिन बदमाश थे इन द सेंस हमारी अपनी मस्ती रहती थी। आपने बोला जैसे नहीं, मुझे नहीं लगता अगर आप क्लास हमारी डिस्टर्ब कभी किए होते, नहीं, क्लास तब मुझे जो है बराबर ध्यान रहता। मस्ती नहीं थी मेरी, लेकिन आपकी मस्ती वैसी नहीं थी। अब आप किस तरह की मस्ती करते थे क्लास में, शायद हमारे जाने के बाद पढ़ाई में अंडे थे। और मुझे लगता है, देखो अंडे जो है कोई बहुत जरूरी नहीं है। अभी मेरे पास किताब रखी है, एप्पल के फाउंडर, उनकी लिखी हुई किताब है, वो ड्रॉप आउट है, स्टीव जॉब्स ड्रॉप आउट है। लेकिन आज एप्पल की एक कंपनी पूरे इंडिया के बराबर है। आप मार्केट का उसका निकालिए, एप्पल का पूरे देश के बराबर है। और अब आप आइए, और भी बहुत अच्छी बात आपको बताते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन का 1000 पेटेंट उनके नाम है। यहाँ जो बैठे हैं, जो लाइट जल रही है, आज भी इसका कुछ न कुछ हिस्सा उनके परिवार को जा रहा है। और वो पढ़ने में ऐसा तो नहीं कह सकते कि डम जीरो नहीं बोल सकते, लेकिन जब वो जाते थे स्कूल में, उनका सर बहुत बड़ा था। अच्छा। बच्चे हंसते थे, वो बेचारे जा नहीं पाते थे। स्कूल छोड़ दिए, उनकी मम्मी ने पढ़ाया, स्कूलिंग कराया, बाद में किसी तरीके से जो है वो आगे बढ़े। और जब छोटे से बच्चे थे, इतने शरारती थे, उनकी बात बता रहा हूँ, थॉमस अल्वा एडिसन का। एक बार जा रहे थे, मुर्गियां जो है अंडे देने के बाद उसके ऊपर बैठती हैं, तो पूछा उससे कि क्यों बैठी हैं, बोली बैठे हैं इसको, इससे बच्चे निकलेंगे। वो बाजार से बहुत सारे अंडे खरीद लाया और घर में लाकर उसी के ऊपर बैठ गया कि चले इससे बच्चे आएंगे। तो इस तरह से उनकी सोच थी, क्रिएटिविटी थी। तो आप जो अपने कह रहे हैं कि हम अंडा थे, आप अंडा नहीं थे। आपके किसी ऐसी दिशा में सोच थी जो शायद हम जान नहीं पाए। आज की डेट में अगर रहते तो हम आपकी क्रिएटिविटी पता करते, लेकिन उस समय जो है, जो आपको उस डायरेक्शन में अगर टीचर ही आपको मोटिवेट करते, तो शायद जो आप 10 साल बाद गए,
वो 5 साल बाद 2 साल बाद चले जाते। मैं एक्चुअली आपको ये बात बोल रहा था कि मैं उस तरह का मस्तीखोर नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आपकी नजर में था कि ये लड़का जो है ये बदमाश है। एक्चुअली मस्ती कोई और करता था। हाँ। आप हमेशा मेरे को प्रमोट करते थे, तू नहीं किया होगा। तो आपका निशाना जो है मैं बनता था, लेकिन वो मैंने नहीं किया होता था और मैं समझा नहीं पाता था आपको, क्योंकि आपकी नजर में जो है वो रंजीत सिंह एक टारगेट। सर आपको क्या लगता है, आपने टोटल कितने साल पढ़ा है बच्चे लोगों को? 35 ईयर्स। 35 साल। 35 साल, 35 साल एक ही ये जो 11वीं के जो बच्चे होते हैं, 11वीं 12वीं के बच्चे जो होते हैं, ये करीबन जो है 17-18 साल के होते हैं। 17-18 साल के बच्चों के साथ आप 35 साल रहे। 35 साल बिताया। ये एक्चुअली एक ऐसी एज होती है सर, जो कि बहुत डिफरेंट चेंज हो रहा होता है एक बच्चे के अंदर। आप ऐसे बच्चों के साथ में आप रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो एज के बच्चे होते हैं या 11वीं 12वीं के बच्चे होते हैं, इनकी क्या प्रॉब्लम होते हैं इन टर्म्स एज ए स्टूडेंट? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बच्चों की प्रॉब्लम बिना समझे ही, जैसे आपने कहा कि मस्ती कोई और करता था, पकड़ा मैं जाता था। हाँ। जैसे एग्जाम्पल आप लीजिए। हाँ। आपको हमने होमवर्क दिया। हाँ। आप होमवर्क करके नहीं आए। मैंने पहुंचा और आपको धड़ाधड़ 2 झापड़ लगा दिया। क्यों नहीं करके आया? लेकिन उसके पहले हमें पूछना चाहिए कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया। पता चला आपके यहाँ लाइट नहीं थी रात भर, आप सुबह उठे चले आए। करेक्ट। लेकिन हमने आपको चाटा लगा दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो शिक्षक को देखना चाहिए कि आखिर बच्चा क्यों उदास है, क्या कोई सो रहा है। ऐसा बहुत बार क्लास में होता है, सोते हुए देखे चले गए, थप्पड़, अरे क्या कर रहे हो, सो रहे हो? लेकिन ऐसा नहीं था। वो सो रहा है तो उसकी कुछ परेशानियां रही होंगी। हो सकता है उसके घर उस दिन मेहमान आए होंगे, सो नहीं पाया होगा। तो टीचर को हर चीज़ बच्चे के बारे में पूछो और उनको समझाओ। और आजकल वो समय नहीं रहा कि उनको डायरेक्ट जो है कुछ पनिशमेंट दे दो। इस मामले में सर मैं लकी रहा। मेरे सामने आपने बहुत लोगों की धुलाई की है, मेरी कभी धुलाई नहीं की। उसमें थोड़ा लकी रह गया मैं। एक बार मैं लेट आया था क्लास में, बहुत लेट आया, तो मुझे ऐसा लगा आप तो सर धुलाई करने वाले हैं, लेकिन फिर आपने बाहर खड़ा कर दिया। जब बाहर खड़े हो जाओ स्टैंड अप, तो फिर बाद में बच गया। उस दिन मार खाने से बच गया मैं। सर आपको कोई ऐसा मोमेंट याद आता है जो आप बोल सकते हैं कि मेरे शिक्षक के दौरान का मोमेंट जो है ये सबसे बढ़िया मोमेंट है, एंड आप वो डिस्कस करना चाहोगे? जब हमारा रिजल्ट अच्छा आता था, हमारे बच्चे सेलेक्ट होते थे कहीं अच्छी जगह, उस समय हमको बड़ी प्रसन्नता होती थी। मोमेंट याद आता है सर आपको जो आप शेयर करना चाहोगे, पर्टिकुलर मोमेंट? हिंदी मीडियम जूनियर कॉलेज में पढ़े, इंग्लिश मीडियम बहुत ब्राइट स्टूडेंट जाते थे। हमारे यहाँ एक लड़की थी, उषा गुप्ता पढ़ती थी। एक साल ऐसा हुआ, तो उस जमाने में नंबर उतने नहीं मिलते थे, 90 पाना बहुत बड़े, और उस मोमेंट में ऐसा रिजल्ट आया। कौन से साल की बात है ये अंदाजा? हमें लगता है 82 की। 82 में हमारी वो स्टूडेंट 89 नंबर लाई, और इंग्लिश मीडियम का हाईएस्ट जो है 87 था। अच्छा। हाँ, 2 नंबर की 82 लेके आई? नहीं, 89 बायोलॉजी में। उस साल हमको इतनी खुशी लगी, जैसे मैं खुशी के मारा जोम उठा कि मेरा स्टूडेंट जो है पूरे कॉलेज में फर्स्ट आया। क्या बात है। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे भी मेरे पर्सनल गाइडेंस के स्टूडेंट जो 100 में 100 भी स्कोर किए। अच्छा। लेकिन वो मोमेंट मुझे आज तक याद रहता है। 82 की बात है। 82 की बात है। उषा गुप्ता भी म्युनिसिपैलिटी में डॉक्टर है कहीं, MBBS, उसको KEM में एडमिशन मिला। पहला हिंदी मीडियम की स्टूडेंट है पूरे विवेकानंद हिंदी मीडियम जूनियर कॉलेज की हिस्ट्री में जिसको गवर्नमेंट कॉलेज में मेरिट से एडमिशन मिला, KEM में। वही लड़की गई थी, उसके बाद भी कोई नहीं गया, जल्दी नहीं गया। हाँ, प्राइवेट में कुछ गए, बहुत सारे गए, लेकिन कोई KEM में गई तो वही एक लड़की गई। वो मेरे जीवन का बहुत मतलब बढ़िया मोमेंट है। हाँ, बहुत मोमेंट, मतलब बहुत मैं खुश महसूस किया था उसमें। फैंटास्टिक। कोई ऐसा मोमेंट है सर जो आप सोचो तो आपको ऐसा लगे यार वो दैट वाज नॉट अ गुड मोमेंट एज अ टीचर इन माय लाइफ, ऐसा कोई मोमेंट? एक बार, एक जैसे आप बोले लेट आए, एक लड़की थी, हाँ, प्रीति करके थी, पंजाब की लड़की थी। अच्छा। कौन से साल की बात है? मुझे लगता है उपाध्याय जी उस समय प्रिंसिपल नहीं, 91-92 की बात होगी। वो रोज लेट आती थी। जो है ये मतलब ये इंग्लिश रोज लेट आती थी। मैं क्लास टीचर हर समय रहा, आप देखे होंगे 12वीं का क्लास टीचर रहता रहा, हर दिन लेट आती थी। एक दिन पता नहीं मेरे क्या गुस्सा लगा, मैंने उसको बाहर निकाल लिया, और निकालते समय उसकी पीठ पे एक थप्पड़ जोर से
मार दिया। हाँ, 12वीं की स्टूडेंट थी वो? 12वीं की स्टूडेंट थी। अच्छा। लड़की थी। हाँ, लेट आई थी इसके लेट आई, रोज अक्सर उसका वो रूटीन बन गया था। हाँ। बाद में वो बाहर गई हाँ। और रोने लगी, बोली सर गलती हो गई, अब नहीं होगी। हाँ। और उसके बाद से रेगुलर हो गई। अच्छा। लेकिन आज भी मैं सोचता हूँ कि मैं किसी लड़की के ऊपर पहली बार, अच्छा, पहली बार आपने हाथ उठाया था? लड़की के हाँ, ऊपर। हाँ, हाँ। लड़कों को तो बहुत पीटा था लेकिन पहली लड़की ऐसा था जिसको हाथ उठाया, तो आज भी मुझे याद आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैंने गलत किया था। हाँ, हाँ, हाँ। पहली बार। आपको सर, आपको क्या लगता है, वैसे तो एज ए टीचर आपका जो अचीवमेंट है, आप ऐसे ही बोलेंगे कि कौन सा स्टूडेंट कितना तरक्की कर गया, कितना आप पढ़ा पाए, लेकिन आपके पर्सनल करियर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है, तो क्या बोलना चाहोगे? सर्विस वाइज तो मैं अपने डिग्री के हिसाब से सर्विस नहीं किया, लेकिन मेरी संगत बहुत अच्छी रही। ओके। बड़े बड़े वैज्ञानिक जितने हैं, इवन आपको बताऊं डॉक्टर एस.एम. द्विवेदी CIFE डायरेक्टर थे वर्सोवा में। ओके। वो भी मेरा इंटरव्यू एक बार लिए थे, PhD के लिए मैं गया था। अच्छा। जब 1983-84 में, उस समय उन्होंने ऐसे ही पूछा, टेल द नेम ऑफ 50 फिशेस। अब 50 फिश का नाम जोड़ाना जो है इतना आसान, तो 15-20 जोड़ाए। हाँ। कुछ रुक गए। हाँ। बोले अरे क्या एमएससी किया, कुछ आता नहीं तुमको। हाँ, हाँ। मैं जो उनको बता के भेजे था, आया बताया। बोले फिर जाओ, मैं इतना वो बिगड़ गए थे, गया नहीं था। हाँ। इसके बाद जब मैं PhD कर लिया, जब मैं CIFE में सेमिनार था, मैं पेपर वहाँ प्रेजेंट किया डॉक्टर द्विवेदी के सामने, बहुत सारे वैज्ञानिक वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की और बुलाया, पीठ मेरी ठोका, बोला अच्छा तुमने प्रेजेंट किया। इसके बाद मैंने उनसे कहा सर हम आपके यहाँ एक बार आए थे 82 में PhD ज्वाइन करने के लिए, आपने मुझे ऐसे डांटा था। बोले तुम आए थे? बोले जिसको डांटता हूँ उसी को तो मैं लेता हूँ जब फिर आता था। अच्छा। बोले तुम फिर आ गए होते हाँ। तो तुम्हारा सिलेक्शन था। अच्छा। PhD के लिए। हाँ। बोले जिसको डांट दिया वो फिर से लौट के मेरे पास आया तो उसको मैं ले लिया। हाँ। अब मेरा दुर्भाग्य है। हाँ। इसके बाद जब मैं 79 में मैंने MSc किया था, उसी समय एग्जाम दिया था असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज का। इंटरव्यू भी आ गया था। इंटरव्यू आते ही यूनियन ने केस कर दिया कि हमको बाई प्रमोशन पोस्ट दिया जाए। वो लटक गया मामला। 85 में जब मैं फ्लैट में आया चेंबूर से, उसी समय उसका इंटरव्यू लेटर इशू हुआ और वो चला गया घर पे। घर पे हमारे पोस्ट ऑफिस था, बड़े पिताजी पोस्ट मास्टर थे। वो चेंबूर के एड्रेस से भेज दिया। वहाँ जो है मैं था नहीं, वहाँ से फिर वो घर वापस गया। फिर मुझे जब वो लेटर फिर घर से यहाँ आया नए एड्रेस पे, तो मुझे एक दिन लेट मिला। तो मेरे करियर में पहला मिस किया मैं, जो इतनी बड़ी पोस्ट जो है मेरी, इंटरव्यू छूट गया। दूसरा मैंने कोकण कृषि विद्यापीठ का जो अपॉइंटमेंट मिस किया, वो मैं समझता हूँ मेरा बहुत गलत डिसीजन था। ये दो डिसीजन मुझे लगते हैं मेरे करियर में। 79 में आप आए तो आपने बताया कि आप चेंबूर में चौल में आपने शुरू किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चेंबूर चौल में मुझे कहने में भाड़ा देना भी आपको थोड़ा ये लगा। उसके पहले मैं किराए पर रहता था। किराए पे रहता वो भी चाल का रूम लेने के लिए भी चेंबूर में। हाँ चेंबूर में उस समय कितना 25,000 रुपए देना था। हाँ, तो 10,000 की VC भरा, 10,000 और कुछ इधर उधर से कुछ करके किया। लेकिन रूम हो गया। लेकिन वहां आने के बाद मेरी तबीयत खराब नहीं हुई, मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि बम्बई। नहीं तो एक तो वो दौर था जहाँ पे आप एक चौल में किराए के घर में रहते थे। आपका जो हाईएस्ट जो लेवल रहा है लाइफ की सक्सेस का, वो पॉइंट क्या रहा, वो बताइए तो मैं कंपेयर कर सकूं। सक्सेस का पॉइंट यही है कि मैंने बच्चों के साथ जो भी मेरी कैपेसिटी थी, जो भी मैं उनको दे सकता था, जितना भी दे सकता था, उसमें कभी कोताही नहीं किया। और बच्चे हमको जहाँ भी मैं जिसको भी पढ़ाया, वो मुझे पेरेंट्स से ज़्यादा मानते थे। आपको मैं बताऊं, एक लड़की थी मेरी, अमृता कुलकर्णी। अच्छा। उसको अमेरिका में अवार्ड मिल रहा था। कौन से साल की बात है सर? ये है, मुझे लगता है 90s की बात होगी। 90s की बात। 90s में हमारी स्टूडेंट थी। उसके बाद MBBS किया अमृता कुलकर्णी। ओके। तो उसके मम्मी डैडी डॉक्टर थे, उनको समय नहीं था। अमेरिका से उसने जो है मम्मी डैडी को बोला आप हमारे सर को भेज दीजिए अवार्ड लेते समय, कि वो रहेंगे तो उनके सामने, और उनका पूरा टिकट ये सब अरेंज मैं कर दूंगी। आए मेरे अमेरिका जाना था। हाँ, आप गए? नहीं गए, बताता रहा हूँ, मेरे पास उस समय पासपोर्ट भी नहीं था। अच्छा। लेकिन बता रहा हूँ कि बच्चों के साथ मैंने ऐसा काम किया है कि बच्चे अपने माँ बाप के बाद जो है हमको सम्मान देते थे, मानते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। एक तो ये पॉइंट है, चलिए आप वो डिस्कस नहीं करना चाहते मैं, लेकिन आपसे जानना चाहता हूँ। देखो लाइफ में अप एंड डाउन तो सबके आते हैं,
कोई आपका लाइफ का डाउन मोमेंट आप शेयर करना चाहोगे हमारे साथ कि थिंग्स आर नॉट हैपनिंग गुड विद यू, ऐसा कुछ मोमेंट शेयर करना चाहोगे? मेरे लाइफ का सबसे दुखद जो दिन था वो मेरे लड़के की डेथ थी। उसके बाद से मेरा जीवन जो है ज़्यादा जो है मुड़ गया इधर कि अब हमको जो है स्कूल जहाँ सर्विस करते हैं टोटल जो समय है वहीं बिताना है। कौन से साल की बात है सर? 2007 या 8 की बात है। हाँ 2007 की। उसके बाद से थोड़ा टर्निंग आया और उसके बाद से ही मैंने सोचा कि जो है प्रिंसिपलशिप भी मिलेगी तो ले लूँगा, इसीलिए मैं लिया, अदरवाइज मैं लेता नहीं। 7 की बात है? 7 या 8 की बात है समझ लीजिए। तो उसके बाद वो टर्निंग पॉइंट वो भी एक था कि मैंने जो है अपने को कॉलेज और अपने तक लिमिटेड कर लिया। और रही बात सोशल, मेरा बैकग्राउंड बहुत बड़ा था, वो भी सब कम हो गया। कम हो गया तब से। अदरवाइज जो है विद्वानों के साथ साथ जो है अपने समाज के लोगों से उन सब के साथ उठना बैठना मेरा बहुत था, अभी भी है, ऐसा नहीं। आप हमारे राजपूत समाज से हम कनेक्टेड रहे, महाराणा प्रताप सेवा मंडल जहाँ बिलासराव देशमुख जी भी आते थे। अच्छा। वो भी हमको जानते थे। राष्ट्रपति प्रतिभादाई पाटिल भी हमारी संस्था की सदस्य थी। अच्छा। वो भी आती थी, वहीं से हमारा उनको पहचान हुआ, देखिए वही पहचान की देन है, वो आती थी। और बहुत सारे ऐसे लोग से जुड़ाव था, लेकिन उसके बाद से मेरा संबंध काफ़ी कम हो गया। मेरा मूवमेंट कम हो गया, बस जैसे कॉलेज घर इतना ही रह गया। आर्ट ऑफ लिविंग महाराणा प्रताप सेवा संघ सबसे जुड़ा हूँ, तो उसमें कुछ न कुछ हम गांव में बच्चों की पढ़ाई पे कुछ गरीब बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। अच्छा। उनको ग्रेजुएट तक ले जाते हैं। ओके। कम से कम 2 बच्चों को। और इसके बाद एक पूरा हो जाएगा, दूसरा कोई और अडॉप्ट कर लेंगे। गरीब बच्चे और अच्छे बच्चे पढ़ने में, दोनों क्राइटेरिया है। प्राइमरी लेवल से लेंगे और उनको हम ग्रेजुएट करा के छोड़ देते हैं। एक बच्चे को तो मैंने BSc BEd भी करा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो एक्सपीरियंस का जो लर्निंग रहा, उसका निचोड़ निकाला जाए तो क्या लर्निंग बताना चाहोगे आप? 35 साल का जो आपका तजुर्बा है, क्या निचोड़ है उसका? आज जो जनरेशन है टीचर की जो जनरेशन है, उनको हम लोगों से सीखना चाहिए। आज जो है उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में भी आप चले जाइए, बहुत सारे स्कूलों की दुर्दशा इसलिए खराब है। टीचर क्वालिफाइड हैं, टीचर बहुत अच्छे हैं, क्वालिफिकेशन में कमी नहीं है। गवर्नमेंट में सबसे अच्छे टीचर जाते हैं, इसको आप मान सकते हैं। आज जितना एंट्रेंस ये सब करना है, लेकिन वहाँ जाकर वो काम नहीं करना चाहते। इसलिए जो है हमारे देश की गरीबी का ये मूल कारण है। अमेरिका में आप अमेरिका जैसे देश का एग्जाम्पल लीजिए। अमेरिका में गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो पब्लिक स्कूल से ज़्यादा, मतलब प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छे हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइज स्कूल हैं जो फ्री वाले, वो ज़्यादा अच्छे हैं। और ज़्यादा अच्छे से क्या हैं, वहाँ के लोग अच्छे से काम करते हैं, अच्छे प्रोडक्ट निकलते हैं उनके। तो उससे क्या होता है, गरीबी का जो स्तर है ना, मोर और लेस बराबर हो जाता है। तो हम लोग जैसे काम किए गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, कभी उसमें बाइफरकेशन नहीं। कोई बच्चा अच्छा है तो उसको हम लोगों ने पर्सनल, कोई पैसे के लिए नहीं, पर्सनल जो है उनको कोचिंग दिया। ऐसे भी लड़कों को मैं नाम बता सकता हूँ जो हम लोगों की कोचिंग गाइडेंस के द्वारा यहाँ स्वामी विवेकानंद हिंदी मीडियम से मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज तक एडमिशन पाए। और वो आज बच्चे आज भी वो कनेक्टेड हैं, मिलने आते हैं। आज भी वो मिलने आते हैं कि हम सर यहाँ आ गए, हम सर यहाँ आ गए। हिंडाल्को में वो लड़का है सर्वेश सिंह, उसके पिताजी की फैक्ट्री बंद हो गई थी, एक रबड़ फैक्ट्री थी। अच्छा। शिवाजी चौक पे, कासमास ऐसे कुछ नाम था। खाने की तकलीफ थी, मेरे पास ऐसे आया, बोला सर हमको गांव जाना पड़ेगा, पिताजी की फैक्ट्री बंद हो गई। अच्छा। उसको मैं बी प्रसाद सर और एचएन सिंह, तीनों लोगों ने उसको हेल्प किया, उसको पर्सनल गाइडेंस दिया, बैठा के लैब में कहीं भी पढ़ाया उसको। और उसको मोतीलाल नेहरू मिला, जो हिंडाल्को में इंजीनियर था, अच्छी पोस्ट वही, हो सकता है कहीं दूसरी जगह भी गया हो, लेकिन इलाहाबाद से उसको रीजनल कॉलेज में एडमिशन मिला। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे चंबूर से भी हैं जिनको हम लोगों ने उस समय, आपने बोला कि टर्निंग पॉइंट दिया। आजकल के जो शिक्षक हैं उन्हें आपसे आपके सीखना चाहिए। मतलब क्या उनको ये सीखना चाहिए कि आप जिस काम के लिए हो उसको पूरे समर्पण के साथ काम करो। खाली इसलिए नहीं किसी दूसरे के जूता अपने पैर में डाल लो, आप खुद करके दिखाओ कि हम क्या कर रहे हैं,
और ऐसे टीचर सक्षम है, जैसे हमारे यहाँ विवेकानंद में, ये बहुत भाग्य है हम लोगों का कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, अच्छे टीचर रखे गए हैं और सब आज भी हसू जी को आदर्श मार करके वैसे ही काम करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे जैसे प्राइवेट स्कूल्स बहुत सारे जो गवर्नमेंट का आज बंद हो रहे हैं, कोई जा नहीं रहा है, तो उसका कारण टीचर है। टीचर उसका कारण मेन है, बच्चे कम हैं। अरे जब आप पढ़ाओगे, उनको कुछ दोगे, अब डॉक्टर विजय पांडे हैं, सब बहुत फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो अंबानी फैमिली है, सब में भी डॉक्टर हैं। हमारे यहाँ के स्टूडेंट नहीं है वो, लेकिन गौरी दत्त मित्तल से वो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं, लेकिन आज वो बॉम्बे के टॉप जो है 4-5 डॉक्टर में हैं। तो ऐसा उनको मोटिवेशन दो बच्चों को, ऐसा उनको कुछ दो कि आपके यहाँ से भी इतने आगे वो जा सकें। सर आपके पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं उनके बच्चे हो गए हैं। हाँ बिल्कुल हो गए, उनके बच्चे भी डॉक्टर हो गए हैं। बच्चे भी डॉक्टर हैं। तो उनके भी जो बच्चे हैं, अभी राकेश सिंह का लड़का MBBS कर रहा है। हाँ। तो अभी क्या है, वो पेरेंट्स बन गए हैं, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहोगे बच्चों के? सबसे अच्छा है आप अपने बच्चों के साथ जो है, थोड़ा इतने लोग बिजी हो जाते हैं कि घर पे समय, उनको इतना भी समय नहीं है कि पूरी फैमिली एक साथ खाना खा सके। पैसे के साथ साथ थोड़ा घर को भी महत्व दो। घर पे आओ, बच्चों के साथ 1-2 घंटे बिताओ, उनके साथ कम से कम खाना खाओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हमने पढ़ा है, आप भी शायद जानते ही होंगे, वो कितना भी व्यस्त रहते थे, एक बार शाम को टेबल पे साथ में ही खाना खाते थे। लेकिन आज ऐसे भी लोग हैं जो इसको महत्व न देते हुए खाली वही जॉब, पैसा। तो थोड़ा परिवार के साथ समय देना बहुत जरूरी है बच्चों का। सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन क्या है सर एज ए टीचर? द बिगेस्ट सेटिस्फेक्शन एज ए टीचर? आई एम टीचर, आई एम प्राउड ऑफ टू बी टीचर। टीचर आप रहे? हाँ, ये आपका? हाँ, मैं टीचर रहा। मैं टीचर रहते हुए अपने को अभिमान फील किया, मैंने अपने काम को अच्छे से किया और हमारे स्टूडेंट भी हमसे बहुत आगे गए। मुझे इससे ज़्यादा खुशी क्या मिल सकती। आप अपने आप को किस तरह का टीचर मानते हैं? स्ट्रिक्ट टीचर मानते हैं या फिर नहीं, मॉडरेट? मॉडरेट टीचर। हम बहुत स्ट्रिक्ट भी नहीं थे, हाँ, बहुत ज़्यादा और इतने लूज भी नहीं थे कि कोई कुछ भी डिस्टर्बेंस, हाँ, वजरबस्ती के, लेकिन मॉडरेट लेके चलते थे बीच में। और ज़्यादातर जो बच्चे अच्छे थे, आप उनसे अगर बात करोगे तो उनको मैं पर्सनल भी बहुत समझाता था, मोटिवेट करता था खास करके। और वो मोटिवेशन इसलिए करता था कि बच्चा बन सकता है, इससे हमारे स्कूल का नाम उठेगा। अब तो पढ़े हैं, जब कहीं एडमिशन नहीं होता था तो हिंदी मीडियम बच्चे आते थे। मैं बाहर बताने में मुझे खुद शर्म लगती थी कि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाता हूँ। मैं ज़्यादा, तो आप समझ लीजिए उस समय कैसे बच्चे मिलते थे। तो हम लोग जो है कोशिश करते थे कि हमारे बच्चों का रिजल्ट इतना अच्छा आ जाए कि इससे नाम बढ़े और हमें अच्छे बच्चे पढ़ाने के लिए मिले। करेक्ट। सर आपके कुछ कलीग्स के बारे में आपको याद आता है? कुछ आपके जो स्वामी विवेकानंद स्कूल में जो आपके कलीग्स थे, उनके साथ में आपकी अच्छी मित्रता थी, उनके बारे में कुछ यादें, कुछ लोगों का? हमारे, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जनार्दन उपाध्याय जी लेक्चरर थे ज्योग्राफी के, वो ज्योग्राफी पढ़ाते थे। उनसे मेरा बड़ा लगाव था। अच्छा। लगाव इतना ज़्यादा था कि कुछ लोग जनार्दन उपाध्याय कहते थे कि अरे आपका इनसे क्यों इतना संबंध है। अच्छा। हाँ, लेकिन हमारा उनका संबंध लास्ट तक चला। अच्छा। आने से लेके लास्ट तक। और संजोग अच्छा खराब रहा कि उनकी डेथ हो गई। नहीं, हम दोनों लोग ऐसा डिसाइड किए थे, गुरुजी आपको मैं पूरा तीर्थ यात्रा ये सब रिटायर होने के बाद हम दोनों लोग साथ में करेंगे। अच्छा, लेकिन संजोग खराब था ऐसा। आपकी एज लिमिट सेम थी या? नहीं, वो हमसे बड़े थे। काफी बड़े थे? हाँ, काफी बड़े थे। तो अभी कितना गैप हो गया? गैप बहुत ज्यादा था। गुरुजी का सर्टिफिकेट में कुछ एज 9 साल कम लिखी हुई थी। अच्छा। इसलिए वो काफी जो है दिन तक सर्विस किए। हो गए थे क्या? नहीं, हमारे पहले बहुत रिटायर किए। और एज ए टीचर जो है हमारे यहाँ, मैं बहुत सारे टीचर, हमारे वशिष्ठ सर लैंग्वेज के बहुत अच्छे टीचर रहे और उनका समझाने का तरीका है सब भी अच्छा रहा। जिन्होंने बच्चों को बहुत मोटिवेट किया और वो तो आज भी बच्चों के बीच काम कर ही रहे हैं। सोमनाथ यादव जी थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा जो है, अच्छे टीचरों में उनका नाम रहा। उनकी बच्चों को कभी कॉर्पोरल पनिशमेंट देते थे तो कोई बच्चा बुरा नहीं मानता था, क्योंकि वो पूरी उसकी जिंदगी बच्चों के लिए थी। ऐसे टीचरों से बड़ा अच्छा संबंध रहा। उपाध्याय जी जो है फिजिक्स के थे, वो आपको शायद मुझे बताने में कोई वो नहीं है, उनके कारण ही मैं बम्बई, मुझे मोटिवेट ऐसा कर दिए कि आओ सर्विस करो, मुझे मुंबई आना पड़ा। आपको मुंबई लेके आए थे? हाँ, मतलब
उन्होंने मोटिवेट किया, उन्होंने मोटिवेट किया बम्बई। तब से वो आपके साथ में थे? हाँ, शुरुआती दिनों से? हाँ। बहुत नहीं तो शायद मैं बॉम्बे आता नहीं, यहाँ टिकता नहीं। मुंबई शहर ही ऐसा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ ऐसे भी टीचर थे आपके कलीग्स जिनसे आप असहमत रहते थे, कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बोलना चाहेंगे। मान लीजिए एंगेजमेंट लगा हुआ है, हाँ। मैं एज ए प्रिंसिपल होने के बाद उस समय की बात बता रहा हूँ। हाँ। बहुत सारे लोग जो है, टीचर का वर्कलोड कितना है, 16 से 18 घंटा, 16 to 18 आवर्स। अगर किसी को 18 घंटा हो जाता था, आके रोना चालू कर देते थे, हमारा तो 18 घंटे हो गए। भाई डिपार्टमेंट में 16 से 18 घंटा रखा है, तो किसी का 17 रहेगा, किसी का 16 रहेगा, किसी का 18 रहेगा। लेकिन उसके लिए ऐसा लगता था कि पूरा आसमान टूट गया। अरे भाई, एक हफ्ते में आप 17 घंटे 18 घंटे काम नहीं करोगे तो इससे आराम का जाप क्या हो सकता है। सर, आप कुछ थोड़ा ह्यूमर में भी रहते हैं, कुछ गाना भी ना गाते हैं, ऐसे कुछ मजाक मस्ती भी करते हैं, बहुत सीरियस ही रहते हैं? नहीं, मजाक मस्ती करते हैं, ऐसा थोड़े। आपने पूछा नहीं, हम लोग रेसेस में बहुत मजा करते थे। हाँ, रेसेस। बताइए ना सर, आपकी क्या मजाक मस्ती एक टीचर की? नहीं, वो ठीक है, वो गाना बच्चों के लिए सब आपको हम बताएंगे, हमारा संदेश क्या है। लेकिन हम लोग एज ए टीचर भी मस्ती बहुत करते थे। बताइए ना। 20 मिनट जैसे रेसेस हो गया, आए बैठ के। हमारे यहाँ सिस्टम था, आपने देखा होगा, एक फुल टेबल लेडीज के लिए था, एक जेंट्स के लिए था, स्टाफ रूम में। हाँ, स्टाफ रूम में। हमारे कुछ टीचर उसमें ऐसे थे जो जिसको जरा सा बोल दो तो बहुत गुस्सा हो जाते थे। अच्छा। तो हम लोग जो है, कोई वीएस पांडे थे, या मैं था, जनार्दन उपाध्याय, हम लोग ऐसे टीचर जैसे AK मिश्रा हुए, RS मिश्रा हुए। RS मिश्रा तो उतना नहीं, AK मिश्रा बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। अच्छा। AK मिश्रा को हम लोग कुछ चिढ़ा देते थे, इसके बाद बहुत बिगड़ जाते थे। अब उसी में हम लोग हंस के टाइम पास कर लेते थे। तो ऐसे जनार्दन उपाध्याय, AN पांडे दोनों, एक तरफ हिंदी और एक तरफ हिंदी संस्कृत इंग्लिश तीनों के विद्वान, इनकी बहस चलती ही रहती थी। वो कुछ पूछते थे, वो कुछ जवाब देते थे। ऐसा 20 मिनट हंस के हम लोग बिताते थे। 20 मिनट के बाद निकलते थे तो ऐसा लगता था कि दिमाग ठंडा पड़ गया है। यहाँ से आगे सर, अब आपका क्या विजन है, क्या मिशन है, आप क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, अभी भी मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ। पढ़ता रहता हूँ। अब देखिए, हमारे टेबल पे रामायण, गीता, ये सब रखा। इवन आप देखो, कुरान भी रखा है मैंने। अच्छा। वो भी मैंने पढ़ा। ऊपर देखिए आप, कुरान की किताब है वहाँ। ये कुरान है? नहीं, उसके नीचे देखो आप, हिंदी में। क्या बात, क्या बात। तो कुरान भी पढ़ रहे हैं? तो पढ़ते हैं अभी बायोलॉजी के से ज्यादा ये सब पढ़ते हैं। तो मैं जो भी ज्ञान अर्जित किया हूँ, या जो अर्जित कर रहा हूँ, उसको जो है सबसे शेयर करना, खास करके टीचर से, उनके साथ जो है डिस्कस करना। आप मिलते रहते हैं? मिलते रहते हैं, हम यहाँ मिलते हैं। हम विवेकानंद तो नहीं पहुँच पाते, लेकिन 2 स्कूलों से हमारा संबंध, 3 स्कूलों से है यहाँ। अच्छा। वो हमको बुलाते हैं, प्रोग्राम में रहता है, कुछ रहता है, मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। अच्छा। बच्चों के लिए बहुत सारे गीत, शायरी, ये सब करते रहते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। खास करके हरमन सिंह के कॉलेज में मैं साल में 4-5 बार हमको बुलाते ही हैं। कोई भी फंक्शन रहेगा कुछ, वहाँ जाते हैं। AK सिंह साहब जो स्वामी विवेकानंद यहाँ चलाते हैं, उनके यहाँ जाते हैं, या और स्कूल है। तो मैं साइंस का आदमी हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो आपने सुना ही होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कहा था, ज्ञान किसी की संपत्ति नहीं है। करेक्ट। ज्ञान जो है पूरे समाज की संपत्ति है। करेक्ट। इसको आप अर्जित करिए और इसको आप बांटते रहिए। तो आज वही कर रहे हैं, जो अर्जित किए हैं, लोगों को, नई पीढ़ी, नए टीचर्स को गाइडेंस करने के लिए दे रहे हैं और देते रहेंगे। और 2 संस्थाएं हमसे जुड़े हुए हैं, आपको बताया मैंने, महाराणा प्रताप सेवा मंडल, आर्ट ऑफ लिविंग। दोनों संस्थाओं के द्वारा जो है लोगों की सेवा करना। और 4 लाइन इस पे भी आपको बोलता हूँ, आज एम क्या है। जी चुके हैं बहुत जिंदगी के लिए, अब जिएंगे जरा आदमी के लिए। फर्क अपने पराये में करना नहीं, मौत आए तो मरने से डरना नहीं। जी चुके हैं बहुत जिंदगी के लिए, अब जिएंगे जरा आदमी के लिए। तो ये मोटो इस समय, ये मोटो इस समय। बहुत बढ़िया आपका विजन है सर, बहुत बढ़िया मिशन है। जो आपका ये वीडियो देखेंगे और आपको इतना देर उन्होंने आपको सुना, उनको आप क्या मैसेज? उनके लिए यही कहूँगा कि मैंने जो पल, जो क्षण उनके साथ और अपने साथियों के साथ, इवन विवेकानंद एजुकेशन ट्रस्ट के साथ, संजोग बस जब मैं प्रिंसिपल बना था, हमारे इंचार्ज ट्रस्टी डॉक्टर लुल्ला और मिस्टर नागवानी सर थे। लुल्ला सर हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट थे,
वो आज भी हमारा रिस्पेक्ट करते हैं, पैर छूते हैं। अभी वो ट्रेजरर हैं सोसाइटी के। नागवानी सर भी मुझे बहुत मानते थे। अच्छा। और ये दोनों जब छोड़े तो हमारे मोटवानी सर इंचार्ज बने। उनके साथ मैंने बहुत अच्छा पल बिताया। इतना ज़्यादा विश्वास करते थे। उनके भी कैरेक्टर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अगर आपको बताऊं तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। एक बार की बात है, इंग्लिश मीडियम में एक लड़का, उसकी माँ आई, रोने लगी, बोला हमको सर फीस माफ़ कर दीजिए, हमारे हस्बैंड हैंडीकैप्ड हैं और उनका हाथ भी टूट गया है। अच्छा। मैंने नागवानी सर, एक बार सोचा मैं कहीं से करा दूं, फिर सोचा माफ़ करवा देते हैं, ज़्यादा अच्छा है। मैं नागवानी सर के पास पुटअप किया, सर ये फीस जो है इस लड़के की माफ़ कर रहा हूँ, आपकी अनुमति चाहिए। कहे नहीं, बिल्कुल नहीं सिंह साहब, ऐसे स्कूल नहीं चलता। मैं बहुत परेशान हो गया। मैं सोचा चलो हम ही कर देंगे। मैं सारी सर कह के चला आया। इसके बाद तीसरे दिन जब उनका आने का टर्न था तो मुझे याद नहीं है, 9,000 रुपये शायद एक लिफाफा में लेके आए। बोले मेरी तरफ से उस बच्चे की फीस जमा कर दो और स्कूल का नुकसान मत करो। तो ऐसे कैरेक्टर के ट्रस्टी हमारे यहाँ थे जिनके साथ मैंने काम किया था। आप सोचो मैं क्या सोचता हूँ। लड़के अब आए बच्चों के पास, टीचरों के साथ मैंने जो समय बिताया उसको मुझे लगता है एक शायरी में ही आपको बयान करूं, ज्यादा अच्छा है। बहुत बढ़िया। और कुछ संदेश उनके लिए वो भी कविता में ही देते हैं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। वो जो उजाले मतलब जो हसीन पल बिताए हैं अब वो वापस नहीं आएंगे, केवल सोच सकते हैं। करेक्ट। और बच्चों के लिए जो आज की पीढ़ी है, आप इसको इंटरव्यू उन बच्चों करेंगे जो आपके स्टूडेंट हैं, हाँ, उनके लिए भी 4 लाइन। पहले एजुकेशन पे 4 लाइन बोलते हैं, फिर उनके लिए बोलेंगे। मैं एक बार राष्ट्रपति भवन गया। अच्छा। मैडम से मिलने, और देखिए फोटो रखा हूँ उनका, प्रतिभा पाटिल से। घुसते ही एक मुझे पोस्टर दिखा, मैंने तुरंत मोबाइल में फोटो लिया उसका। अच्छा। और वो 4 लाइन थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप इसको बच्चों से शेयर करिए। विद्या देती नई कल्पना, कल्पना लाते नए विचार, नए विचारों से मिले ज्ञान, ज्ञान बनाए आपको महान। क्या बात। ये अभी भी हो सकता है राष्ट्रपति भवन में हो, उनके समय में थी। तो ये बच्चों से मैं शेयर किया। हम कहा देखो ये पढ़ाई लिखाई है, इसमें जितना तुम ज्ञान को आगे बढ़ाओगे उतना अच्छे दिन तुम्हारे आएंगे। आज जो नहीं पढ़े हैं वो कितना पछताते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। और बच्चों को भी मैं समझाता हूँ। जैसे बहुत बच्चे कहेंगे अरे हमारा ये दोस्त है, हमारे पिताजी, हम गरीब हैं। गरीबी से कोई आदमी ऐसा नहीं है जो पढ़ना चाहे और नहीं पढ़ पाया। करेक्ट। अब आप सोच सकते हैं हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम कौन से अमीर थे। करेक्ट। पेपर बांटते थे, पेपर बांट के स्कूल जाते थे, और वो टॉप पोस्ट पे तो छोड़िए वो पहुंचे राष्ट्रपति। इतने बड़े देशभक्त भी शायद बहुत कम ऐसे हुए। और जो उन्होंने अनुसंधान किया रक्षा क्षेत्र के लिए आज भी बूंद है। ही इज द मिसाइल मैन। मिसाइल को बनाना उन्होंने चालू किया, बहुत सारा चीज उन्होंने किया। तो गरीब ही थे। करेक्ट। कोई सिल्वर स्पून में पैदा नहीं हुए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब गरीबी से कोई पीछे नहीं गया। बहुत सारे समाज, अंबेडकर का भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप। कंट्रोवर्सी हम नहीं बोल रहे हैं, उनको भी तो किसी ने पढ़ाया ना। बड़ौदा के राजा ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचाया। तो पढ़ाया इसलिए को अच्छे थे पढ़ने में। तो कभी अच्छे पढ़ने वालों के लिए मुझे नहीं लगता कि गरीबी बीच में आ सकती है। कोई न कोई उनको मिल जाता है। तो वैसे उन्हीं के लिए एक है, नज़र बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, किश्ती बदलने से क्या फ़ायदा, दिशा बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। क्या बात। तो आजकल अपनी सोच सही रखो। बहुत बढ़िया। हमको ये बनना है, हमको ये स्थान पे प्राप्त करना है। आज अंबानी जो है, धीरू भाई अंबानी, जिसको मैं आदर्श मानता हूँ, चाहे वो संपत्ति भले जो है बेईमानी से कमाया है या ईमानदारी से कमाया है, उसके ऊपर नहीं जाता। लेकिन जो आदमी पेट्रोल पंप पे जब सर्विस करता था उस समय भी वो बड़ा सपना देखता था कि हमको पेट्रोल पंप नहीं रहना है, हमको पेट्रोलियम इंडस्ट्री खड़ा करना है। और वो आदमी हुक बाई कुक कैसे भी आज नंबर 1 पहुंचा, क्योंकि उसने सपना देखा और उसको पाने के लिए कोशिश किया। बच्चों को कोशिश करना चाहिए। सपने तो तभी सच होंगे जब वो कोशिश करेंगे। जब आप सोचोगे ही नहीं तो आप क्या करोगे। सोच पहले बदलो। सितारे तो अपने आप बदलेंगे। सितारे बदलने के लिए आपको खाली, अगर आपने पता चला सोच ही बहुत अच्छी रखनी, आसमान छुएंगे, फाउंडेशन है ही नहीं, तो फाउंडेशन बनाइए, कोशिश करिए, बड़े सपने देखिए, जरूर आप आगे बढ़ेंगे। सर जब आप पढ़ाते थे
तो आप बायोलॉजी पढ़ाते थे हमको सिर्फ? नहीं, हम सिर्फ बायोलॉजी, आप सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाते थे? कभी दूसरा सब्जेक्ट तो उस वक्त हमको ऐसा लगता था कि आप बायोलॉजी के एक बहुत बड़े तालाब हैं, लेकिन आज आपसे बात करके पता चला कि आप कितने बड़े महासागर हैं। नहीं, इसकी जानकारी नहीं थी सर। आपने, आपकी जो लाइफ जर्नी रही है, आपने जितनी पढ़ाई की है, तो आज की तारीख में भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। सुपर्ब सर, बहुत मजा है आपसे बात करके, आपके बारे में जान के। आज भी मैं वो 1-2 घंटे जो है पढ़ाई कर ही लेता हूँ, बहुत बड़ी, भले ही वो रामायण हो या महाभारत हो, सॉरी महाभारत नहीं, गीता। बहुत मोटिवेशन मिलेगा सर, बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपके इस वीडियो को जिन्होंने सुना है। रियली यू आर अ ग्रेट मोटिवेटर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग योर टाइम। सर, चलिए अंतिम शायरी और सुनते जाइए। बोलिए सर। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, हाँ। न जाने किस मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, फिर मुलाकात होगी। सुपर्ब, सुपर्ब। धन्यवाद।